अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में 28वीं तरमीम दोबारा डिस्कस हो रही है। पहले भी जब तरमीम पास की गई तो उसमें सबसे बड़ा सवाल उठता था कि अपोजिशन इसको बैकफुट पर लेके जाने के लिए क्या करेगी, लेकिन हमने हमेशा देखा कि पीटीआई की तरफ से कोई ख़ास हिकमत अमली फॉलो नहीं की गई और इवेंचुअली वैसा लग रहा है कि अगर 28वीं तरमीम भी आती है तो वो शायद कंफर्टेबली गवर्नमेंट कर पाए, लेकिन वो उसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं और वो कौन से नुकात हैं जिस पे कंसेंसस ना होने के भी चांसेस हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सिचुएशन दी डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट है, उसमें कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स हैं कि अंडर फंडेड फ्रंट लाइन है केपी पाकिस्तान की, इसमें ज़्यादा पुलिस एहलकार मारे जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें शफ़ी जान साहब, मामले खसूस बराए इत्तलात केपी हैं। आसमा अरबाब आलमगीर साहबा मुझे ज्वाइन करिए, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आसमा साहिबा, 28वीं तरमीम के हवाले से एक बहस चल रही है, कुछ मुमकिन तजावीज़ भी सर्कुलेट कर रही हैं। पीपल्स पार्टी का इस बार मौक़िफ़ कदरे सख्त है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का लहजा भी थोड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर ना तो तरमीम मंजूर होगी ना बजट मंजूर होगा, कोई मेरी इजाज़त के बगैर वोट नहीं देगा। हालांकि 26वीं तरमीम के वक्त बिलावल साहब ने कहा था कि हम मेजॉरिटी में तरमीम ला के दिखाएँगे और अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, लेकिन अब तो आप डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। क्या तरमीम के हवाले से कोई पैगाम रसानी हुई है, एतमाद में लेने की कोशिश की गई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 28th अमेंडमेंट की जो कोई यू कैन से कि कोई ब्लूप्रिंट उसका या उसकी कोई जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऐसी कोई अभी तक रिसीव नहीं हुई। अभी तक बातें हैं जो गर्दिश कर रही हैं और पॉइंट्स हैं, हम भी सुन रहे हैं, लीडरशिप भी सुन रही है, नेशनल असम्बली में भी डिबेट्स चल रही हैं। कोई कंक्लूसिव चीज़ अभी तक सामने नहीं आई कि जिस पे आप मशावरत करें, जिस पे आप गवर्नमेंट के साथ बात करें, जिस पे आप मुतल्लिका इदारों के साथ बात करें, जिसमें आप सूबाई हुकूमतों के साथ बात करें। इस वक्त ऐसी कोई कंक्लूसिव डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आई थिंक बस सुनने में हमें भी आता है पार्लियामेंट में कि बजट से पहले होगी, बजट के बाद होगी, लेकिन सिर्फ इस वक्त सब चीज़ें जो है दे रादर इन द एयर रादर ऑन द टेबल। तो जैसे बात आगे डेवलप होती है तो उसी तरह मेरे ख्याल में जैसे 26वीं तरमीम थी, 27वीं तरमीम थी, हर पार्टी के अपने इश्यूज होते हैं, अपने रिजर्वेशंस होते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ डेमोक्रेसी, चलेगा। और लेकिन आसमा साहिबा फिर ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि आप ही की जमात के तर्जुमान नदीम चंद साहब कुछ और कह रहे हैं। कल उन्होंने एक जगह पे ये कहा कि सदर ज़रदारी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नैब सरगर्म हुआ है, ये सब तरमीम के लिए हो रहा है, यानी कि पीपल्स पार्टी पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। उनके कहने का मतलब तो ये था। देखिए, कल हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी सेशन के बाद, उसमें तो कोई डिबेट ऐसे नहीं हुई कि ना हमने 28th अमेंडमेंट ऐसे अभी एज सच पॉइंट वाइज उसको डिस्कस किया है। अभी तो जो रूटीन की इश्यूज़ है गवर्नमेंट के साथ, जो नाराज़गियाँ हैं, जो बातें हैं कोलिशन गवर्नमेंट में चलती रहती है, वही बातें डिस्कस हुई कि मतलब गवर्नमेंट से जो इश्यूज़ MNAs को पेश आ रही है या जो मसाइल हैं हल्कों में, जो वफाक की मिनिस्ट्रियाँ हैं वो जितना कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातें डिस्कस हुई हैं। 28वीं तरमीम तो कल बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुई। तो जब टेबल पर आएगी इंशाल्लाह कहेंगे, शायद नदीम साहब को कोई और इत्तला हो, लेकिन पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में तो कल कोई ऐसे एविडेंट बात नहीं थी। ठीक, शफी गुज़श्ता दिनों वो तो फिर जब आएगी टेबल पे तो देन वी विल डिस्कस। जी ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको एतमाद में लेके ये चीज़ों आगे बढ़ाया जाएगा? नेचुरली जी, पीपल पार्टी में चारों सूबों से हैं लोग और हर सूबे के अपने मसाइल होते हैं। KP, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब हम डिस्कस करते हैं। एक मरकज़ जहाँ पर कोऑपरेट नहीं करता तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे KP में अब हमारी सिक्योरिटी इश्यूज़ है तो मतलब वो ठीक है। प्लीज होल्ड यू है, मैं शफी को शामिल करती हूँ। शफी, गुज़श्ता दिनों जुनैद अकबर और असद कैसर की गवर्नर KP कुंडी साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का क्या मकसद था? क्या पीपल्स पार्टी और PTI एक दूसरे को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि माजी में तो
पीपल्स पार्टी ने आपको बहुत दफ़ा ऑफर करवाई लेकिन आपने सीरियसली नहीं लिया? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक था तो हमारा एक वफ्द जो है वो असद कैसर साहब की और जुनैद अकबर खान साहब की सरबराही में गुड्डी साहब से उनकी मुलाकात हुई, जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, और जिसमें इस वक्त जो कयास आराइयाँ जारी हैं 28वीं अमेंडमेंट के बारे में मौजू वही था। और बड़ा क्लियरली ये बताया गया है उनको, अगर पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी होती है तो तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी, क्योंकि 28वीं तरमीम में जो इस वक्त कयास आराइयाँ जारी है पावर कॉरिडोर्स में, उससे पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के नारे हैं, जिन नारों पे ये सियासत करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है 28वीं तरमीम के जो एक ड्राफ्ट की बात हो रही है तो उसमें इनके खिलाफ हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, एतमाद का फुकदान ज़रूर है, क्योंकि 26वीं और 27वीं तरमीम में जिस तरीके ने पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों ने लाइन में खड़े होकर वोट दिए, वो भी आपके सामने है। क्योंकि ये जो आइन था ये भुट्टो साहब का मंजूर, भुट्टो साहब की ये एक माइलस्टोन कहते हैं इसको, उसी भुट्टो साहब के आइन को उन्हीं की जमात ने मसख किया। फिर दूसरी बात बतूल साहिबा ये है कि 28वीं तरमीम की अगर हम बात करें तो ये जो मौजूदा पार्लियामेंट हम लेजिटिमेट मानते ही नहीं है। अगर ये पार्लियामेंट अच्छी तरह है या बुरी तरमीम करते हैं तो ये इख्तियार इनके पास नहीं है। जहाँ तक बात है, उन्होंने 26 और 27 तरमीम के खिलाफ खड़े थे और 28 के खिलाफ भी हम खड़े रहेंगे। लेकिन कैसे शफी, मुझे एक सवाल पुट करने दीजिएगा, फिर बताइएगा कैसे। क्योंकि अक्टूबर 2026 में 26वीं तरमीम आई, आपने मौलाना से मुलाकातें की, दीगर फरीकैन के साथ मुलाकातें हुई, लेकिन ना तो आप तरमीम रुकवा सके, ना ही पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा कर सके। पीटीआई के हमायत याफ्ता कुछ लोगों ने तरमीम के हक में वोट दिया, फिर 27वीं तरमीम भी आप उस हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं बना सके। अब तो चैलेंजेस आपके मजीद भी बढ़ गए, आपकी मुलाकातें बंद हैं, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हिकमत अमली नहीं है, कारकुनान ने आपको प्रेशराइज किया हुआ है। इस सब में आप 28वीं तरमीम के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? बतूल, पहली बात है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो हालात वो नॉर्मल नहीं है। जब 26वीं की बात की कि हमने नहीं रोका तो हमारे पास फिगर ही नहीं है कि हम रोक सकते। हम 26वीं 27वीं जमीयत उलमा इस्लाम से हमने कई मुलाकातें की, मौलाना फजल रहमान हमारे साथ उस तमाम चीज़ों में खड़े थे, लेकिन आखिर में उन्होंने 26 और 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया और उन्होंने ये प्ली इख्तियार की कि वो चीज़ें जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिए, इसलिए उन्होंने उसके वोट डाला। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस तरमीम के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ जो सीटों पे बराजमान है, इस हुकूमत के खिलाफ जो भी चलाएगा, जो भी इस तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कट होगा, तहरीक इंसाफ उनको ज्वाइन करेगी। पीपल्स पार्टी से। और शफी, हाउ वुड यू मेक श्योर कि आपके अंदर से लोग इसके साथ ही खड़े होंगे? क्योंकि जब 27वीं तरमीम पास हो रही थी तो आपके सेनेटर सैफुल आबरो ने तरमीम के हक में वोट दिया, फिर इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन अभी तक ओहदे पर भी मौजूद हैं, कमेटियों की सदारत भी कर रहे हैं। इस बार आप कैसे मेक श्योर करेंगी कि कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट ना दे? क्योंकि आपके तो अपनी कॉलीग्स आपका साथ नहीं दे रहे। शफी, आप और पीपल्स पार्टी मिलकर कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि आबड़ो जो है उसको तो इखलाकी तौर मुस्ताफी हो चाहिए था, उसकी काउंसलर बनने की नीयत नहीं थी। इमरान खान साहब ने उस पर एहसान दिया, वो सेनेटर बने और उसने अपनी भेज दिया। अगर कोई भी अमीर भेजना चाहता है, या फिर आपको पता है किस तरीके से प्रेशराइज किया गया MNAs को, सेनेटर्स को, और वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। अगर कोई चांगा मांगा की सियासत करना चाहता है, वफादारियां खरीदना चाहता है, या फिर किसी के बच्चों को, फैमिली को उठा के उसको प्रेशराइज आप करना चाहते हैं, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये मेक श्योर कराएगी कि अब हमारी सफ़ों में, हमारे हाउस में ऐसा कोई वाकया दोबारा ना हो। अगर कोई फिर भी हमारी सफ़ को छोड़ के हुकूमती सफ़ में खड़ा होना चाहता है तो तहरीक इंसाफ के से बड़े बड़े लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए। आज वो पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे में कहीं नहीं है, और जो तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े रहे, आज वो पाकिस्तान की सियासत में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये तो सोचने की बात है कि जो जाएगा वो अपनी ज़मीर को बेचेगा या फिर प्रेशराइज करेगा, ये एक अलग बहस है। फिर ठीक, आसमा, उन तजावीज़ पे बात करते हैं जो कि मोस्ट प्रॉबेबली इसमें डिस्कस हो सकती हैं। NFC के हवाले से सूबों का शेयर कम करने की बात करती है गवर्नमेंट, लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि कम नहीं करना चाहिए बल्कि बढ़ाना चाहिए। और अब तो गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने पे बात हो रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी इस पे कंफर्टेबल होगी?
देखिए जी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग कंफर्टेबल। बात ये है कि एनएफसी की अगर बात हुई तो ऑफ कोर्स जैसे 27वीं तरमीम की कैसे थी, फिर कुछ शिकें निकाली गई, कुछ रखी गई, दोज जो पब्लिक के फेवर में थी। अगर कोई ऐसी शिक हो जो आवाम के फेवर में हो तो पीपल पार्टी ने तो कभी ये नहीं बोला कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है लेकिन हम आवाम के फेवर में या पाकिस्तान जो 2026 में जहाँ खड़ा हुआ है उसके फेवर में हम कोई तरामीम नहीं करेंगे। तो ये तो अब टाइम की बात है कि टेबल पे आता क्या है। अब बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि ये डिविजन्स जो बन रहे हैं, जो डिविजन्स की बातें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान में जितने डिविजन्स हैं उतने ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो जाए। तो अगर देखा जाए तो बहुत सूबों में जैसे केपी में अब मैं देखती हूँ जो मेरा भी सूबा है कि सिर्फ फ़ंड भेजने की बात नहीं है कि सूबे फ़ंड ले जाए, उधर सूबों के पास वो दे डोंट हैव द फैसिलिटी टू यू नो अडॉप्ट और उनको अकोमोडेट करे उस फंड्स को और उसको लगाए। सो फंड्स जो है वो सारे तकरीबन वेस्ट, जो मैं अपने सूबे की बात कर सकती हूँ केवी में, वो कहाँ लग रहे हैं। मतलब अगर हम मरकज़ से तो फंड्स ले जाते हैं लेकिन क्या सूबों में वो मैकेनिज़्म डेवलप हुआ है अभी तक ताकि वो आवाम को पहुँचे, वो निचले लेवल तक की सतह को पहुँचे। एटलीस्ट फॉर माई प्रोविंस केपी में तो मैंने इन 13 सालों में कुछ भी नहीं देखा। जैसे कि हम मरकज़ से फ़ंड तो ले लेते हैं लेकिन आगे कहाँ लगते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके जो अपोजिशन लीडर है वो अचकज़ई साहब है और दूसरे सेनेट में भी मौलाना साहब हैं। तो वो दोनों तो पीटीआई को बिलोंग नहीं करते लेकिन इनके लीडरान है तो पार्टी तो लीडर के हिसाब से चलती है। मैं तो हमेशा उनको देखती हूँ तो उनका कोई ऐसा हार्ड स्टांस तो होता नहीं है पार्लियामेंट में। तो अब बात रही 28वीं तरमीम की जो हम सुनते हैं, इनके आपस में भी मरकज़ में भी पार्टी में काफ़ी रिफ्ट्स है। तो ये मतलब एक आइडियल सिचुएशन तो पार्लियामेंट के अंदर है ही नहीं। मैं चाहूँगी कि रिस्पॉन्स करें इसको शफी, लेकिन एक सवाल आप देखिए पहले जी आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जी देखिए, मोहतरमा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वो फंड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे। शायद मोहतरमा जो है फिर खैबर पख्तूनख्वा में रह ही नहीं रही। आप आए, हम आपको दिखा देते हैं हमारी 12 साल की जो परफॉर्मेंस है। मैं तो बारहा चैलेंज करता हूँ कि बैठे, सिंध भी बैठे, पंजाब भी बैठे, बलोचिस्तान भी बैठे और वहाँ पे परफॉर्मेंस पे बात हो। अभी भी हमारा 4758 अरब का केस जो है वो वफाक के जिम्मे है। जो हमारा शेयर बनता है वो हमें नहीं दिया जा रहा। हम बारहा उस पर आवाज उठा रहे हैं, हम हर फोरम पे उस पर बात कर रहे हैं, सूबे की हक की बात कर रहे हैं। और मोहतरमा को ये अंदाजा होगा कि सिंध में इस वक्त 17 साल की इनकी हुकूमत है और कराची का हाल ये है कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा नहीं है, वहाँ पे गंदगी इतनी है। जब आप कराची जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप 35 से 40 साल पीछे आ गए हैं। सिंध में शायद भुट्टो जिंदा है लेकिन सिंधी अवाम इनके हाथों मर चुकी है। अब शफी, लेकिन पर्टिकुलरली अगर केपी को एड्रेस करें तो जी आई डोंट वांट, मैं वो हाँ जी टिट फॉर टैट वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंध पीपल पार्टी का सूबा है, वो गवर्न कर रहे हैं पिछले बहुत सालों से और इश्यूज बिल्कुल है। जो कराची की आबादी बढ़ी है जिस रफ्तार से, इश्यूज है वो मैं नहीं डिनाई करती, दे हैव टू बी एड्रेस्ड, गलत बात। लेकिन इनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो पैदा केपी में हुई, हमारे तो बाप दादा ने केपी में सियासत की है, तो आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं केपी में नहीं रहती। शायद आप इतना नहीं रहे जितना हमने केपी को देखा हुआ है और आज तक देखा हुआ है जब से पाकिस्तान बना है। मुझे एक सवाल करने का मौका दीजिएगा। वी नो व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन सिंस द लास्ट 13 इयर्स। केपी में आप मुझे बता देना, हमने तो सड़क, पुल, अस्पताल नहीं देखे। अगर आसमा, यही मैं एक सवाल की सूरत में आगे बढ़ा देती हूँ। जी शफी, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है। जी शफी, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बदस्तूर खराब हो रही है। चंद दिन पहले 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए, रात बाजोड़ में भी हमला हुआ, फिर 2 दिन पहले बन्नू में दहशतगर्द बैंक के तकरीबन 8 करोड़ से भरी वैन जिसमें कैश था वो लेके चले गए। अपनी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की, कैश की वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर की, और अब ये रकम मोस्ट प्रोबेबली टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होगी। तो क्यों हर गुजरते दिन के साथ ये हालात ख़राब हो रहे हैं? एट द सेम टाइम देयर वेरी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स बीइंग पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल पेपर्स। दी डिप्लोमैट ने ये रिपोर्ट शाया की है जिसमें नंबर्स तो बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा है कि केपी अंडर फंडेड फ्रंट लाइन है।
اس کے لیے آپ لوگ اپنے اس شیئر کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کو مزید اپنا کیس مضبوطی سے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے شفیق، along with your performance۔ جی بطول پہلی بات یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ اس بار بنی تو سب سے بڑا جو ہمیں چیلنج درپیش تھا وہ امن و امان کی صورتحال تھا، چاہے علی امین صاحب اس ٹائم سی ایم تھے اور آج سہیل آفریدی صاحب سی ایم ہے، تو آج بھی امن و امان ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی جو حالات ہوئے ہیں، یہ وہ فیصلہ تھا جو شہباز شریف نے لیا، ان لوگوں کو یہاں پہ دوبارہ آباد کرایا، اور اس کیبنٹ کا حصہ جو تھا وہ پیپلز پارٹی بھی تھی، اور پیپلز پارٹی نے بھی اس حق میں ووٹ دیا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ آباد کیا جائے۔ یہ وہ بند کمروں کے فیصلے تھے جس کو آج خیبر پختونخوا اس نہج پہ آ چکا ہے، اور خیبر پختونخوا اس کو جھیل رہا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا ان فیصلوں سے افیکٹ ہوگا تو اس کی تپش پورے پاکستان میں محسوس کی جائے گی، اور یہ وہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہاں پہ مارٹر گولے گر رہے ہیں، یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، جس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو شفیع آپ یہی بتائیں کہ آپ مولانا کے ساتھ مل کے کیا کریں گے، کیا اسٹریٹجی بنائیں گی، کیونکہ آپ ایک منٹ دیجیے گا۔ آپ نے دیکھا کہ پھر جب سی ایم آفریدی صاحب جو آئے ہیں تو انہوں نے 31 ارب کا ایک پیکج دیا، اس میں سے سی ٹی ڈی کی ہم کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں، اور اسپیشل برانچ کے لیے 14 ارب اور 17 ارب سی ٹی ڈی کے لیے، اور اس کے ساتھ 4 ارب کی ریلیز ہم مزید دے چکے ہیں، جس میں ہم نے جدید اسلحہ پولیس کو لے کے دیا ہے۔ ہم ان کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں تاکہ ان جیسے واقعات سے نمٹا جائے، ان جیسے لوگوں سے نمٹا جائے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کی ترجیحات جو سب سے پہلی ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ اگر خیبر پختونخوا اس وقت جو امن و امان کے ایک برے کنڈیشن سے یا جاری دہشت گردی کی لہر سے گزر رہا ہے تو اس کے رسپانسبل بھی یہ دونوں پارٹیاں ہیں جو انہوں نے فیصلہ۔ شفیق پلیز ہولڈ یور ہیڈ، مجھے آسما کو شامل کریں۔ جی آسما، اس کا میں کیا جواب دوں؟ ان کے لیڈر کا نعرہ تھا کہ ان کو دفتر دے، ان کو آباد کرے۔ ان کا تو افغانستان کے ساتھ اپنا پرائیویٹ نیکسس ہے۔ ان کے سابقہ چیف منسٹر نے کتنی دفعہ بولا ہے کہ میں افغانستان کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ نیکسس تو ان کا ہے افغان حکومت کے ساتھ، نیکسس تو ان کا ہے طالبان کے ساتھ۔ کسی ایک فوجی کے جنازے پہ آج تک ان کے کوئی وزراء، کوئی چیف منسٹر، کوئی اعلیٰ پارٹی عہدیداران نہیں گئے۔ ان کے کنٹرول میں پورا صوبہ ہے۔ جو تیرا میں ہوا طالبان اور ڈرگ مافیا کا، وار لارڈز کا جو ان کے ساتھ نیکسس ہے، تو وہ اس میں پیپل پارٹی اور نون کہاں سے آ گئے؟ صوبہ 13 سال سے آپ گورنر کرے، آپ کے لیڈر کی آواز ہے یہ کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ شفیع، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔ اور ریسنٹ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2025 میں صرف ایک سال میں 159 پولیس اہلکار شہید ہوئے، صرف ایک سال میں، اور بنو میں 130+ حملے ہوئے۔ اب ارباب اختیار کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے بجائے کہ ہم اس بلیم گیم میں پڑیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، مجھے جوائن کریں جاوید ملک صاحب، سابق سفیر ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے موجودہ مچ ایکسپیکٹڈ مذاکرات، اس میں کیا انفولڈ ہوگا، اس سے بات کریں گے۔ جاوید صاحب، ایران اور امریکہ کی صورتحال، بیانات ان کے دیکھیں تو مزید کمپلیکس دکھائی دے رہے ہیں۔ آج برکس اجلاس کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ہم پر دباؤ آیا تو ہم مزید بزامت کریں گے، ہمیں امریکہ پر کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمارے پاس اعتبار کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا بھی انڈین میڈیا کی طرح وار مانگرنگ کر رہا ہے۔ یہ اعتماد کا فقدان کیسے ختم ہوگا جب خاص طور پہ دونوں فریقین کہہ رہے ہوں کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے پہ؟ دیکھیے، ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد کا فقدان تو آف کورس ہمیشہ اس تمام ایکویژن کا حصہ رہا ہے۔ اسی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کسی حد اوبیسلی ہم پاکستان کی مخلصانہ کوششیں جاری ہیں۔ ایز اے انڈیپینڈنٹ میڈیٹر آپ جانتی ہیں کہ پاکستان نے بہت آؤٹ آف دی وے جا کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری نظر میں معاملات کافی حد تک جو تھے وہ کسی حد تک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے، لیکن جو آخری مسودہ واشنگٹن بھیجا گیا ایران کی طرف سے، اس میں انہوں نے آف کورس جو 3 پوائنٹس پہلے دن سے چل رہے تھے ان کے حوالے سے بھی اپنی جو موقف ہے اس میں نرمی نہیں لائے، بلکہ انہوں نے ایک 4تھ پوائنٹ جو ہے اس کو ایڈ کر دیا، جو کہ یہ انہوں نے کہا کہ جو آبنائے ہرمز ہے
इसको हम ओपन तो करेंगे, लेकिन इसका मुस्तकबिल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हमारे पास होगा। नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जो अनएक्सेप्टेबल है, यूएस को भी अनएक्सेप्टेबल है और उस खित्ते के तमाम ममालिक को भी अनएक्सेप्टेबल है। इसकी कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है, कोई लीगल बेसिस नहीं है। ये जो वाटर है ये इंटरनेशनल वाटर है, ईरान इसके ऊपर सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी का वो ओमान के पास जाता है। तो जब इस तरह की इनफ्लेक्सिबल प्रपोजल सामने आएंगी तो ऑब्वियसली उससे तो ये लगेगा कि भाई यू नो द डिस्कशन इज गोइंग टुवर्ड्स अनदर डेडलॉक। लेकिन इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो चाइना का विजिट था प्रेसिडेंट ट्रंप का, आप जानती हैं कि चाइना और ईरान के दरमियान जो है वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, अच्छी रिलेशनशिप भी है किसी हद तक। स्पेशली ट्रेड चाइना और ईरान के दरमियान काफ़ी है। ईरान जो है वो काफ़ी हद तक चाइनीज़ जो एनर्जी नीड्स हैं उनको भी सप्लाई करता है, और ऑफ कोर्स चाइना भी चाहता है कि ये आबनाए हुर्मुज़ ओपन हो। तो कुछ लोगों के असेसमेंट के मुताबिक इस विज़िट के दौरान भी ये बात जो है वो डिस्कस हुई। ऑब्वियसली ये एक बायलैटरल विज़िट था, इसका एजेंडा बहुत वाइड रेंजिंग था। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस वाज द ओनली टॉपिक, लेकिन ऑफ कोर्स ये अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी वाइड रेंजिंग एजेंडा, लेकिन शैडो ऑफ द वॉर लूम्स ओवर इट। तो ऑब्वियसली ये डिस्कस हुआ। इस हवाले से चाइनीज़ की तरफ से भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये ऑफर की गई है कि वो भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान भी आप जानती हैं कि हमारे फॉरेन ऑफिस की भी डिस्कशंस हुई हैं चाइनीज़ काउंटर पार्ट से भी, रशिया से भी। तो अभी तक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं। उम्मीद की किरणें अभी भी मुझे लेकिन जावेद साहब, आप इनफ्लेक्सिबल होने की बात कर रहे थे, तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे खत्म हो? अगर सदर ट्रंप अपने इंटरव्यूज में ये कहें कि यूरेनियम को दफन करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि हम उसको हासिल करना चाहते हैं, तो फिर वो कौन सा कितना लिमिट स्ट्रेच होगा दोनों ममालिक का, और फिर हम वी कैन इमेजिन कि ठीक है ये थ्रेशोल्ड है और इसके बाद अब बातचीत आगे बढ़ सकती है। जी बदूल साहब, आप सही कह रही हैं ऑब्वियसली कि दोनों तरफ से मेरी नज़र में मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका की तरफ से आती हैं जो शायद ना आए तो बेहतर होगा, स्पेशली व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ अ डिप्लोमेटिक डिस्कशन। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं चाहूँगा कि अगर हम इस सारे मामले को ज़रा जूम आउट करके बड़े लैंडस्केप पे देखें और हम एक मिनट के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इस इक्वेशन से हटा दें और हम इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई और प्रेसिडेंट थे, ओबामा हैं या कोई भी होता, क्लिंटन थे, कोई भी, जॉर्ज बुश। यानी ये जो इशू है न्यूक्लियर अफसाइश का या न्यूक्लियर एम्बिशन का ईरान का, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से कनेक्टेड नहीं है। अमेरिका की ये एक स्टेट पॉलिसी है। आपको याद होगा जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था वो भी ओबामा के ज़माने में हुआ, तो उस वक्त भी अमेरिका और ईरान के दरमियान, या दुनिया भर के, मैं समझता हूँ यूरोप भी था उसके अंदर, यूरोप के अंदर भी यही पॉलिसी है। वो तकरीबन द इंटायर वर्ल्ड एग्रीज कि ईरान को अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को जो है वो फोरगो करना पड़ेगा और वो 3% से नीचे अपनी न्यूक्लियर जो उनकी वो यूरेनियम की अफजाइश है उस तक उनको लाना पड़ेगा। और मुझे ये बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली जो ओमान में जब डिस्कशंस हो रही थी तो ये ईरान की तरफ से ही बात आती है कि हम तो इस चीज़ पे एग्री कर चुके थे। तो अगर एग्रीमेंट है और प्लस वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो सुप्रीम रहनुमा हैं, रहबर, उनका फतवा है कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहते, तो एक तरफ से तो ये अगर पॉइंट है कि आपको न्यूक्लियर एम्बिशंस नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर इतनी डिफरिंग पोजीशंस क्यों ले रहे हैं? एक ये सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, आपको याद होगा जब तेहरान गए थे तो वो एक दिन के लिए गए थे, लेकिन ही हैड टू स्टे फॉर 3 days। उन्होंने भी इस हवाले से बात करने की कोशिश की, एक्सप्लेन किया है कि ऑब्वियसली दोनों तरफ कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो मामला आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी जो ऑफ कोर्स ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो यही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था, लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने कही थी कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई डोंट लाइक व्हाट आई एम रीडिंग। उसमें आई थिंक उनका जो रेफरेंस था वो उस आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो 4th टर्म ये इंक्लूड कर रहे थे कि हम उसको फ्यूचर में कंट्रोल करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है दैट डिड नॉट गो वेरी वेल विद हिम। तो अभी तक डिस्कशंस जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसको डिप्लोमेटिकली हल कर लिया जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप या जो भी है उनकी एक तरह से वो दोबारा जंग को रिज्यूम करें। जंग को अगर वो रिज्यूम करते हैं तो तबाही होगी। तबाही जो है वो किसी के हक में नहीं है। आई डोंट थिंक अमेरिका आल्सो वांट्स टू गो टू वॉर। लेकिन अगर कहीं बिल्कुल ही, लेकिन जावेद साहब, व्हेन आई स्पोक टू वन ऑफ द एक्सपर्ट्स लाइक यू, मिडल ईस्ट में भी, यहाँ पे भी और ममालिक में भी, तो वो
اس بات کو ہی بہت انکریجنگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے، جس طرح سے ری شیپ کر رہی ہے ڈپلومیسی، اسی کو ہی امن سمجھا جائے، یہ امن کی ایک نئی تعریف ہو سکتی ہے. میڈیا کو اور بہت سارے اور فیکٹرز کو سمجھانے میں مشکل ہو سکتی ہے کہ ایکچولی جنگ رکنے کی دوسری اشکال بھی ہو سکتی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ؟ یا اس کو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بہت ہے، جتنی تباہی ہو گئی ہے اگر یہی بہت اسٹریچ ہوتا ہے معاملہ تو یہی بہت ہے، اس طرح کا امن ہی کافی ہے؟ جی، جہاں تک میں آپ کی بات سمجھا ہوں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ دس از دا نیو نارمل، یعنی ایسے ہی سیز فائر رہے اور امریکن فورسز جو ہیں وہ یہاں کھڑی رہیں اور ایک تھریٹ آف وار جو ہے وہ رہے اوپر، لیکن وار نہ ہو، تو آئی ریسپیکٹ جس اینالسٹ نے یہ کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ وڈ وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. اپنی وہ تمام افواج کو، دو بڑی جو ان کی وہ مسلح وہاں پہ شپس ہیں، ان کو لے کر یہیں کھڑے رہیں گے. آئی تھنک الٹیمیٹلی تو اس کو کہیں نہ کہیں اینڈ ہونا ہے. دے وانٹ ٹو گو بیک، ان کو اور بھی بہت کام ہے. آئی تھنک ان کی جو جیو پالیٹکس آپ نے دیکھا ابھی جو وزٹ ہوا چائنا کا، یہاں پہ جو ہے مستقبل کے بارے میں بات ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ تو. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اب ایک اور اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں. اٹس اے فیکٹ کہ گزشتہ سال مئی میں پاکستان نے چاہے جنگی محاذ ہو، سفارتی محاذ ہو یا پھر انفارمیشن کی جنگ ہو، ہر محاذ پر بھارت کو شکست دی. پاکستان نے بھارت کی جانب سے کیے جانے والا ہر پروپیگنڈا ثبوتوں کے ساتھ ناکام بنایا اور بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. بھارتی میڈیا چینلز پوری دنیا میں جھوٹ بولنے، پروپیگنڈا کرنے اور ڈیلیبریٹلی فالس انفارمیشن پھیلانے کی ایک کیس اسٹڈی بن چکے ہیں. شکست کھانے کے بعد ایک بار پھر بھارت نے منظم طریقے سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کی ہے. ایک پورا پیٹرن ہے جس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، جس میں پہلے مغربی میڈیا میں موجود بھارت اور اسرائیلی لابی کے لوگ پاکستان کے خلاف ایک خبر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور مختلف پلیٹ فارمز پہ ہیش ٹیگز کا پورا ایک نیٹ ورک متحرک ہو جاتا ہے اور پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی ایک تازہ ترین مثال امریکی میڈیا نیٹ ورک CBS کی وہ رپورٹ ہے جو ایرانی طیاروں کے حوالے سے سامنے آئی. اس سے پہلے کہ پاکستان حقائق واضح کرتا، بھارتی میڈیا اور ڈیجیٹل تجزیہ نگاروں نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے اس رپورٹ شروع کر دیا اور جان بوجھ کر فالس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور میں بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک کیمپین لانچ کی گئی کہ ایرانی وفد پاکستان نہیں آئے گا. پھر امریکی نائب صدر کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ بھی پاکستان نہیں جا رہے، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا. بھارتی ڈیجیٹل ٹی وی نیٹ ورکس نے ایگزیکٹلی کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں. Well, sources tell Iranian media that Iran has no plans to participate in the peace talks. Iran has no plans to participate in peace talks in Islamabad with the American side. No Iranian delegation has departed yet for talks with the US to Pakistan, to Islamabad. So another big claim that's coming to fore, even as we were discussing on whether or not there is a delegation that is already going to or be on board those planes and then be headed to Islamabad. We are now learning, as per the States TV there, no Iranian delegation has departed. بھارت ایک لمبے عرصے سے پاکستان کو عالمی سطح پہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یورپ میں کام کرنے والی ایک لیب جس کو EU ڈس انفارمیشن لیب کہا جاتا ہے، اس کی ایک رپورٹ 2019 میں اس ادارے نے ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق بھارت ایک منظم طریقے سے ہر سال اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اجلاس کے دوران پاکستان مخالف مہم چلاتا تھا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت کا پروپیگنڈا نیٹ ورک 119 ممالک تک پھیلا ہوا تھا. اس نیٹ ورک میں 750 سے زائد جعلی میڈیا ایجنسیز شامل تھیں، درجنوں ویب سائٹس اس میں شامل تھیں اور یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس پورے نیٹ ورک کی سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ جعلی NGOs اور جعلی ویب سائٹس کی مدد سے وہ ایک ایسا نیریٹو پیش کرتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس موقف کو بڑے پیمانے پر عام لوگوں کی حمایت حاصل ہے اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ FATF سمیت دیگر اداروں میں پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیانی کی جنگ جیت تو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان کو مستقل اسٹریٹجک وضاحت، سفارتی شفافیت اور علاقائی امن کے پیغام کو مؤثر انداز میں
दुनिया के सामने रखना होगा और इसके साथ ही भारत जैसे ममालिक के प्रोपेगेंडे का जवाब भी देना होगा और वो सिर्फ तब मुमकिन है जब हम अपने जदीद तरीक़ों से, जदीद टेक्नोलॉजी से इक्विप करेंगे। और इस सब की वजाहत का मकसद ये था कि ये जो भी पाकिस्तान के हवाले से डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है और उसका ये परसेप्शन बनाया जाता है कि इसको बड़े पैमाने पर एक हिमायत हासिल है, इसका फ़ायदा सिर्फ भारत नहीं अपने आप को पहुंचा रहा बल्कि इसके पीछे इज़राइल है। और इज़राइल और भारत का गठजोड़ ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के हवाले से साजिश करते हैं बल्कि बायलैटरली भी ये दोनों मालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जिसमें मीडिया कैंपेन्स और डिस इन्फॉर्मेशन के फैक्टर्स शामिल हैं। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।